हेलो दोस्तों, मैं हूं अवंतिका गौड़। आज मैं आपको फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक भारत की विदेश नीति पढ़ा रही हूं। दोस्तों, अगर आपको ये पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हम आज का हमारा टॉपिक है भारत की विदेश नीति। तो देखिए दोस्तों, भारत की विदेश नीति, इसका मतलब आप आगे चलने से पहले पहले ये समझिए कि विदेश नीति होती क्या है। देखिए दोस्तों, एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र के साथ संबंध स्थापित करने, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सर्वश्रेष्ठ स्थान पाने एवं युद्ध तथा शांति के प्रश्नों में अपनी भूमिका निभाने के लिए जो नीतियां अपनाई जाती है, उसे ही उस राष्ट्र की विदेश नीति कहते हैं। देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम अपने पड़ोसियों के साथ या फिर किसी और के साथ किस तरीके से संबंध स्थापित करेंगे, वो हमारी विदेश नीति हुई। इस तरीके से ही जैसे कि किसी और राष्ट्र के साथ, चाहे वो पड़ोसी राष्ट्र हो या फिर कोई अन्य राष्ट्र, उनके साथ हम किस तरीके का संबंध स्थापित करेंगे, यह है भारत की विदेश नीति। देखिए, एक सबसे पहली महत्वपूर्ण बात ये होती है कि जैसे हम अगर किसी पड़ोसी राष्ट्र के साथ अपने या फिर पड़ोसियों के साथ अपने संबंध स्थापित कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम अपना हित ही तो देखते हैं कि हमारा हित क्या है, उसके बाद हम अपनी नीतियों का निर्धारण करते हैं। ठीक उसी प्रकार विदेश नीति भी वह है जो एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र के साथ अपने संबंधों के दौरान अपने राष्ट्र हित को प्राप्त करने के लिए अपनाता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे भारत है, वह पाकिस्तान, बांग्लादेश हो या यूएसए हो या अन्य कोई राष्ट्र के साथ इस तरीके से अपने संबंध स्थापित करे कि सबसे ज्यादा हित अपने स्वयं का हो, खुद का राष्ट्र हित वो सबसे पहले देखे। इस प्रकार विदेश नीति क्या होती है कि दूसरे देशों के साथ किस तरीके से संबंध स्थापित करे, यह उस देश की विदेश नीति कहलाती है। अब मैं आपको बता दूं कि जो विदेश नीति है वो ऐसा नहीं है कि भारत की विदेश नीति जब भारत आजाद हुआ 1947 को तभी से स्टार्ट हुई। यह स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व ही इसने आकार लेना प्रारंभ कर दिया था। जैसे कि सन 1921 में पहली बार विदेश नीति के संबंध में कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा कि भारत अपने पड़ोसियों तथा अन्य राज्यों से अच्छे तथा मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना चाहेगा। और यह परंपरा आज तक चली आ रही है। जैसे कि 1947 से जब देश आजाद हुआ और उससे पहले जब 1921 में ही यह प्रस्ताव पारित हो चुका था कि भारत जितने भी राष्ट्र हैं उनके साथ अपने मैत्रीपूर्ण संबंध रखेगा, ना ही किसी से युद्ध करेगा, ना ही किसी पे आक्रमण करेगा, ना ही किसी से कुछ करने की पहल करेगा। वह शांति से रहेगा और मधुर संबंध स्थापित करेगा। यह 1921 से आज तक की विदेश नीति का मुख्य आधार रहा है। एंड 1928 के अंदर जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, उसमें विदेश विभाग की स्थापना का निर्णय लिया गया था और उसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। तो देखिए, आपसे ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विदेश विभाग की स्थापना का निर्णय कहाँ लिया गया था, तो इसका आंसर आ जाएगा कलकत्ता अधिवेशन में। और इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो इसका अध्यक्ष बनाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू को। फिर सर 1939 में जो कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, उसके अंदर भारत द्वारा अपनी विदेश नीति स्वयं बनाने और संचालन करने की मांग कही गई थी। इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारी विदेश नीति है, पहले उसको जैसे हमारे यहाँ अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेज यहाँ पे आके बस गए थे, तो हर कार्य वही करते थे, चाहे शासन से संबंधित हो, प्रशासन से संबंधित हो या फिर किसी अन्य कार्य से संबंधित। तो वही हमारे जो कांग्रेस के जितने भी जो भी अधिवेशन, हर चीज में वो ही थे। तो इसलिए 1939 में सबसे पहले कांग्रेस ने क्या मांग की कि हम अपने विदेश नीति स्वयं बनाएंगे और उसका संचालन भी हम स्वयं करेंगे। एक मैं आपको बता दूं कि जो 1939 का कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन था, उसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। लेकिन गांधी जी से किसी विवादों के चलते उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद इसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था 1939 में और इसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस, लेकिन इसकी अध्यक्षता बाद में की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो अब सबसे पहली बात, भारत की विदेश नीति का जनक। देखो, आपसे पूछा जाएगा कि भारत की विदेश नीति का जनक कौन था, तो भारतीय विदेश नीति का जनक थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये 17 वर्षों तक विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार, कई बार ये पूछा जाता है कि हमारी जो भारत की विदेश नीति है उसका मुख्य आधार क्या है, तो इसका मुख्य आधार है गुटनिरपेक्षता, सद्भावना एवं निशस्त्रीकरण।
देखो, गुट निरपेक्षता का मतलब होता है कि किसी भी गुट का सदस्य न होकर अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व कायम रखना। जैसे कि ये मैं आपको आगे समझाऊंगी कि किस तरीके से गुट निरपेक्षता का उदय हुआ, इसके जन्मदाता कौन थे और इसके अंदर है क्या। तो है सद्भावना। सद्भावना का मतलब होता है कि भारत की जो विदेश नीति का मुख्य आधार है सद्भावना, की किसी से भी द्वेष भाव नहीं रखेगा और हम अपनी अच्छे से अच्छा दूसरों के साथ बर्ताव करने की कोशिश करेगा। और थर्ड है निशस्त्रीकरण, अर्थात कि भारत किसी भी राज्य से युद्ध या आक्रमण की पहल नहीं करेगा, अपने शस्त्र नहीं उठाएगा। फिर है भारत की विदेश नीति का समावेश संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 51 में किया गया है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि हमारे संविधान में टोटल 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद हैं और हर भाग में अपना अलग अलग वर्णन किया गया है। जैसे हम समझें कि जो प्रथम भाग है उसके अंदर संघ का वर्णन किया गया है, दूसरे भाग में नागरिकता का वर्णन किया गया है, तीसरा भाग मूल अधिकार से संबंधित है और चौथा भाग नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। और जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो 36 से 51 अनुच्छेद में किए गए हैं। इसीलिए अनुच्छेद जो 51 है वो विदेश नीति का वर्णन करता है। तो चलिए अब आगे मैं आपको बताती हूँ भारतीय विदेश नीति की विशेषताएं। तो भारतीय विदेश नीति की पहली विशेषता है गुट निरपेक्षता की नीति। देखिए, गुट निरपेक्षता की नीति, जब द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 हो चुका था, उसके बाद जो हमारा विश्व है 2 गुटों में विभक्त हो गया था। एक है पूंजीवादी गुट, एक है साम्यवादी गुट। तो जो भारत ने अपनी एक ऐसी नीति अपनाई कि ना तो वो पूंजीवादी के साथ रहेगा ना वो साम्यवादी के साथ रहेगा। पूंजीवादी गुट चाहता था कि भारत उनके साथ मिले, साम्यवादी गुट चाहता था कि भारत उनके साथ मिले। इसलिए भारत ने इन दोनों के साथ न होते हुए अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने की वकालत की। इसके लिए उसने गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाया। और एक जैसे कि इसमें है कि भारत इनमें किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ और न ही किसी गुट का विरोध किया। भारत ने कहा कि ना तो हम इनमें शामिल होंगे और ना ही हम इनका विरोध करेंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि भारत तटस्थ रहेगा, यानी कि अगर जैसे कि हम हैं, अगर या फिर भारत किसी देश पे आक्रमण कर रहा है, कोई किसी देश पे किसी दूसरा देश आक्रमण कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि भारत किसी का साथ नहीं देगा, फिर भारत एक के साथ में हो जाएगा। जैसे 1971 की बात है, भारत पाक युद्ध हुआ था, उसके अंदर अमेरिका ने पाक का पूरा सहयोग किया और भारत पिछड़ता जा रहा था। इसलिए भारत ने सोवियत मैत्री संधि की जो 1971 में की थी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भारत तटस्थ रहेगा, लेकिन साथ साथ में भारत गुट निरपेक्षता की नीति का संचालन करेगा कि वह पूर्ण रूप से किसी के साथ में नहीं होगा। तो अब है गुट निरपेक्ष आंदोलन का जन्म। ये देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन का जन्म हुआ 1961 में बेलग्रेड में और यहीं पे इसका फर्स्ट सम्मेलन आयोजित किया गया था और इसके जन्मदाता थे नेहरू, नासिर, टीटो। देखिए, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है वो भारत के प्रधानमंत्री थे, अब्दुल नासिर मिस्र के राष्ट्रपति थे और मार्शल टीटो यूगोस्लाविया के थे। इस प्रकार इन तीनों ने मिलकर गुट निरपेक्ष आंदोलन को जन्म दिया और गुट निरपेक्षता की जो नीति को मूर्त रूप दिया गया था वो था बांडुंग सम्मेलन में, जो कि 1955 में आयोजित किया गया था। उसको आधिकारिक रूप दिया गया बेलग्रेड सम्मेलन 1961 में और इसका पहला अधिवेशन भी बेलग्रेड में ही संपन्न हुआ था। और मैं आपको बताऊं कि अभी तक वर्तमान तक इसके 17 सम्मेलन पूर्ण हो चुके हैं और जो 18वां सम्मेलन है वो 2019 में अजरबैजान में प्रस्तावित है। मतलब कि जो 18वां सम्मेलन है वो अजरबैजान में होगा। अब सेकंड इसकी विशेषता है शांति की विदेश नीति। तो शांति की विदेश नीति से मतलब है कि जो भारत की विदेश नीति का मेन पर्पस ये है कि वो हमेशा शांति की समर्थक रहेगी। कोई युद्ध नहीं, कोई आक्रमण नहीं, हमेशा जितना ज़्यादा हो सके शांति के साथ रहेगी और दूसरे राष्ट्रों के मध्य यदि कोई बैर भाव या फिर कोई युद्ध आक्रमण हो रहा है तो उनमें शांति की अपील करेगा। जैसे कि 1960 में सिंधु जल समझौते द्वारा भारत पाक पानी विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से हल किया गया था। भारत चाहता तो उसमें युद्ध करके या आक्रमण करके किसी भी तरीके से कुछ भी कर सकता था, लेकिन उसने शांति का संदेश देते हुए सिंधु जल संधि को शांतिपूर्ण तरीके से हल किया। फिर जैसे 1987 में राजीव जयवर्धने समझौता हुआ, जिसके अंतर्गत भारत अपनी शांति सेना को श्रीलंका भेजा ताकि वहां शांति बनी रहे। इस प्रकार भारत हमेशा शांति का समर्थक रहा है। थर्ड है मैत्री व सह अस्तित्व की नीति।
तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हमेशा भारत जो है वो सभी राष्ट्रों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना चाहता था। तो इसीलिए जैसे उसने भारत नेपाल संधि की, भारत सोवियत संधि की, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ भारत सोवियत संधि 1971 में की गई थी, जिसके अंतर्गत भारत हमेशा जितने से ज्यादा हो सके मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करेगा। फोर्थ है उपनिवेश एवं साम्राज्यवाद का विरोध। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे कि कोई अगर जैसे यूएसए है या फिर कोई और देश है, वह सबसे ज्यादा ऊपर से ऊपर बढ़ रहा है और जो विकासशील देश है उनको नीचे गिराता जा रहा है, तो भारत इसका विरोध करेगा, अर्थात साम्राज्यवाद का विरोध करेगा। फिफ्थ है रंग भेद का विरोध। देखिए ये तो आपको हमेशा से ही पता है कि भारत रंग भेद का विरोधी है, और इसका एग्जाम्पल गांधी जी ने भी दिया है। और जो दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला थे, उन्होंने मरते दम तक रंग भेद का विरोध किया। इस प्रकार भारत हमेशा रंग भेद का विरोध करेगा, यह भारतीय विदेश नीति का मुख्य विशेषता है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को समर्थन। जैसे कि मैं आपको बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को समर्थन हमेशा ही भारत देता रहा है। जैसे कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया गया था 24 अक्टूबर 1945, तो उस वक्त 51 राष्ट्रों ने चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे उसके समर्थन में कि संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आए। उसमें एक हस्ताक्षर करने वाला देश भारत भी था। इस प्रकार जितने भी जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हुई हैं उनको भारत ने समर्थन दिया है। ऐसा नहीं है कि भारत उनसे ऐसे कि क्यों बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, भारत ने हमेशा सहयोग किया है। एंड सेवेंथ है पंचशील सिद्धांतों पर आधारित। पंचशील सिद्धांत का मतलब होता है आचरण के 5 नियम। देखिए ये 29 अप्रैल 1954 को स्टार्ट हुआ था, और यह सिद्धांत जो है वो नेहरू और चीनी प्रधानमंत्री चाउन लाई के बीच हुआ था। पंचशील समझौते के अंतर्गत 5 नियम थे जो कि चीन के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री के बीच अपनाए गए थे। देखिए पहला है एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और सर्वोच्च सत्ता के लिए पारस्परिक सम्मान की भावना, यानी कि ये दोनों देश एक दूसरे के साथ में हमेशा सम्मान की भावना रखेंगे। दूसरा है अनाक्रमण, यानी कि एक दूसरे पे आक्रमण नहीं करेंगे। थर्ड है अहस्तक्षेप, यानी कि एक दूसरे के जो मामले हैं उनमें कभी भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ समानता का व्यवहार करेंगे। और फिफ्थ है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, यानी कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व कायम रखेंगे। इस प्रकार ये पंचशील समझौता चीन के प्रधानमंत्री चाउन लाई और भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच किया गया था। देखिए ये हो गई विशेषताएं। अब मैं आपको बताती हूँ कि भारत की विदेश नीति का विकास कि किस प्रकार से विकास हुआ। जैसे कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जो इन विदेश नीति के जनक माने जाते हैं, उस वक्त से लेके आज हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक भारतीय विदेश नीति का कितना परिवर्तन हुआ है। तो देखिए पहला है नेहरू युग। नेहरू युग की मैंने आपको बता चुकी हूँ कि भारत के विदेश नीति के जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 17 वर्षों तक यह विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री रही हैं, और ये गुटनिरपेक्षता की नीति इन्होंने ही दी थी। और एक सबसे बड़ी बात, इन्होंने भारत को महाशक्ति बनाने का सपना देखा था। इन्होंने अपनी विदेश नीति में मुख्य पर्पस ये रखा कि जो भारत है वो आर्थिक रूप से सशक्त हो सके, वित्तीय रूप से इतना सशक्त हो सके किसी दूसरे देश पर निर्भर रहना न पड़े। ये मेनली भारत की विदेश नीति के नेहरू युग का महत्वपूर्ण परिवर्तन था। सेकंड है शास्त्री युग। देखिए लाल बहादुर शास्त्री जो थे, इन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर जोर दिया। इन्होंने जैसे कि हमारे 1965 में जो भारत पाक युद्ध हुआ था, उसके बाद इन्होंने ताशकंद में जाके अयूब खां के साथ 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता किया। तो जो भारत की विदेश नीति में इनका भी महत्वपूर्ण योगदान है। थर्ड है इंदिरा गांधी युग। तो देखिए जो भारत की प्रधानमंत्री हैं श्रीमती इंदिरा गांधी, उनने सबसे पहले कौटिल्य की जो विदेश नीति है उसको आजमाया। जैसे कि कौटिल्य की विदेश नीति में 6 गुण थे: संधि, विग्रह, आसन, यान, संशय और द्वैधी भाव। तो सबसे पहले जो इंदिरा गांधी थी उन्होंने इसको अपनाया। देखिए संधि का मतलब होता है एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के साथ संबंध स्थापित करना, यानी कि दो राष्ट्रों के मध्य आपसी समझौते या आपसी संबंध। विग्रह का मतलब है एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के साथ अलग हो जाना, लड़ाई करना। और आसन का मतलब होता है जैसे कि तटस्थता की नीति अपनाना। और यान का मतलब होता है कि एक देश का दूसरे देश पे आक्रमण करना। और संशय का भाव होता है एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के नीचे मतलब झुक जाना।
और द्वैधी भाव का मतलब होता है दोहरी नीतियां अपनाना। इस प्रकार इंदिरा गांधी ने कौटिल्य की विदेश नीति को आजमाया था और साथ ही साथ इन्होंने पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए थे और 18 मई 1974 को पहला परमाणु विस्फोट करके भारत को एक महाशक्ति राष्ट्र बनाया। अर्थात जो इंदिरा गांधी जब हमारी प्रधानमंत्री थी उनके समय में पहला परमाणु विस्फोट किया था जिससे एक महाशक्ति बनकर उभरा। यह 1974 को किया गया था। फोर्थ है जनता सरकार। देखिए जनता सरकार जो थी इन्होंने असली गुटनिरपेक्षता की जो नीति है उसका परिचय दिया। कहने का मतलब यह है असली गुटनिरपेक्षता मतलब कि इनका कहना था कि जो इंदिरा गांधी है वो एक गुट की ओर झुक गई थी, यानी कि सोवियत संघ को ज्यादा इन पे जोर दे रही थी और अमेरिका को इन्होंने साइड में कर दिया था। इसलिए जो जनता सरकार है, जो मोरारजी देसाई की सरकार है, उन्होंने अमेरिका की यात्रा भी की थी ताकि असली गुटनिरपेक्षता संदेश जाए कि हम सिर्फ एक की तरफ नहीं है, हम किसी की तरफ नहीं है, हम गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाते हैं, ना किसी के साथ में है ना किसी से हमारा बैर है। अब है पूर्व की ओर देखो नीति। देखिए कई बार ये एग्जाम में पूछा जाता है कि पूर्व की ओर नीति किसने दी। तो देखिए पूर्व की ओर जो देखो विदेश नीति है ये पीवी नरसिम्हा राव की है और पूर्व की ओर देखो नीति का मतलब है आसियान देशों के संबंधों से मजबूत संबंध स्थापित करना, मतलब कि आसियान देशों के संबंधों को मजबूत करना। जो हमारे आसियान देश हैं जैसे कंबोडिया है, वियतनाम है, इंडोनेशिया है, इनके साथ संबंधों को मजबूत करना। फिर है पश्चिम की ओर देखो। तो देखिए पश्चिम की ओर देखो विदेश नीति ये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समय स्टार्ट की गई थी और जैसे कि पूर्व की ओर देखो विदेश नीति का संबंध है पीवी नरसिम्हा राव से और पश्चिम की ओर देखो विदेश नीति का संबंध है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से। इन्होंने क्या कहा था कि पश्चिम एशियाई देशों के साथ संबंधों को सुदृढ़ करना और इन्हीं के टाइम राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत आए थे 2010 में और पहली बार संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता हेतु समर्थन किया था। देखिए मैं आपको बता दूं कि हमारी जो सुरक्षा परिषद है उसके अंदर 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं और जो वकालत की थी अमेरिका के राष्ट्रपति ने कि भारत को भी स्थायी सदस्यता में शामिल किया जाए। अब नेक्स्ट है पड़ोस देखो नीति। देखिए पड़ोस देखो नीति का संबंध है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। इन्होंने क्या कहा कि जब तक हम अपने पड़ोसियों के साथ ही मधुर संबंध स्थापित नहीं करेंगे तो उसके आगे कैसे जाएंगे। देखिए बात ये भी सही है कि जब तक हम खुद हैं, जैसे हम अपने पड़ोसियों के साथ अगर हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं तो हम बाहर किसी के साथ क्या संबंध स्थापित करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पड़ोसी ही हमारे काम आएंगे। इसलिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने सबसे पहले शुरुआत की पड़ोस देखो नीति। इस प्रकार जो गुजराल सिद्धांत है वो 1996 में जो विदेश मंत्री रहे इंद्र कुमार गुजराल ने यह नीति दी थी। इनका कहना था कि पड़ोसी के पड़ोसी अर्थात विस्तारित पड़ोसी के साथ संबंधों को बेहतर बनाना आवश्यक है। इस प्रकार देखिए हमारी विदेश नीति का आधार अभी तक तो यही है कि पड़ोस देखो नीति, क्योंकि वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ही हैं। तो देखिए अब ये आपको टॉपिक क्लियर हुआ है कि नहीं, ये आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। अब मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चंस करवाती हूँ जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका ये टॉपिक क्लियर हुआ है कि नहीं। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है भारतीय विदेश नीति के उद्देश्य से नहीं मेल खाने वाला कथन है। तो देखिए क्या है, भारतीय विदेश नीति के उद्देश्य से मेल नहीं खाने वाला कथन है। ये पूछ रहा नहीं खाने वाला कथन है। फर्स्ट है उपनिवेश का विरोध, उपनिवेशवाद का विरोध। सेकंड है साम्राज्यवाद का विरोध। थर्ड है संयुक्त राष्ट्र संघ में विश्वास और फोर्थ है साम्राज्यवाद का प्रसार। तो देखिए इसका आंसर आ जाएगा साम्राज्यवाद का प्रसार। सेकंड क्वेश्चन है भारत सोवियत शांति मैत्री और सहयोग संधि कब हुई। तो देखिए 1971, 1972, 1973 और 1974। तो देखिए मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जब भारत सोवियत मैत्री संधि कब हुई थी, तो ये हुई थी 1971 में। जब भारत पाक युद्ध हुआ था तो भारत ने सोवियत के साथ मैत्री संधि पे हस्ताक्षर किए थे। इसे बोलते हैं भारत सोवियत शांति मैत्री संधि, जो कि 1971 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पंचशील का सिद्धांत नहीं है। तो देखिए मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि पंचशील समझौता किसके बीच हुआ था, प्रधानमंत्री नेहरू और चाउ एन लाई के बीच, और इनने आचरण के 5 नियम बताए थे।
तो देखिए आप बताइए कि इसके अंदर से कौन सा नहीं है। फर्स्ट है आक्रमण नहीं करना, सेकंड है हस्तक्षेप नहीं करना, थर्ड है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, और फोर्थ है विश्व शांति को प्रोत्साहन देना। तो इसका आंसर आ जाएगा विश्व शांति को प्रोत्साहन देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सच्ची गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति का जिनके द्वारा अनुसरण किया गया वह कौन है। तो देखिए मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन अब आप बताइएगा। फर्स्ट है जवाहरलाल नेहरू, सेकंड है मोरारजी देसाई, थर्ड है इंदिरा गांधी एंड फोर्थ है राजीव गांधी। तो इसका आंसर आ जाएगा मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचशील सिद्धांत का संबंध किससे है। नेहरू चाउन लाई से, गांधी निक्सन से, बॉस निक्सन से, नेहरू लियाकत से। तो इसका आंसर आ जाएगा नेहरू चाउन लाई के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ। तो देखिए भारत में गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के मैंने आपको बता चुकी हूँ 17 सम्मेलन पूर्ण हो चुके हैं और 18वां सम्मेलन अजरबैजान में प्रस्तावित है। और अब जो भारत के में जो कितना सम्मेलन तो हो चुके हैं भारत में और कब हुआ है। तो देखिए 1951 में, 1983 में, 1990 में और 1996 में। तो देखिए भारत में गुटनिरपेक्ष सम्मेलन सन 1983 में हुआ था दिल्ली के अंदर। उस वक्त प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की विदेश नीति में 90 के दशक से किस विचारधारा पर प्रमुख बल दिया जा रहा है। आदर्शवाद, साम्यवाद, यथार्थवाद या उदारवाद। तो देखिए इसका आंसर आ जाएगा यथार्थवाद। देखिए दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा टॉपिक पहले पढ़ना है। मैं इसी तरीके से टॉपिक्स आपको समझाती जाऊंगी। अगर आपको कोई पहले पढ़ना है तो मुझे आप कमेंट करके बताइए, मैं आपको वो वीडियो में पहले समझा दूंगी। थैंक यू।